हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो ये जो लेक्चर है ये हमारे यूपीएससी ईपीएफओ जो एओईओ का पेपर हुआ था 2023 में, उसके जो अकाउंटिंग के सारे जो पीवाईक्यूज है, मतलब जो इस पेपर में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे गए थे वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसके आसपास के जो भी जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर सकते हैं वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें। और मैं अब से ये उम्मीद करूंगा कि आपने जो मैंने इससे पहले पीवाईक्यूज के वीडियो डाले हैं 2016 के और 2020 के, उनको देख लिया होगा, उसके बाद आप इसको देख रहे होंगे, क्योंकि हम कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ कवर कर चुके हैं। तो उन चीज़ों को वापस रिपीट करने से बचते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो कि भाई हम एक ही चीज़ को 3-4 बार वापस एक सेम चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आप वहाँ से उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैं भी वीडियो अननेसेसरी लंबी नहीं बनाना चाहता जिससे आपको लगे कि ये इतनी लंबी वीडियो देखने में इतना टाइम जाएगा। तो जो नए कंसेप्ट्स है हम उसको इसमें रिवाइज करेंगे। तो मेक श्योर आप ये वाला भी देख चुके हो और इसको देख चुके हो, उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो। ये जो वीडियो है इनकी प्लेलिस्ट डली हुई है चैनल पे, अकाउंटिंग पीवाईक्यूज करके, वहाँ से आप इसको देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, जो आपका ओरिजिनल पेपर है उसके अंदर, तो वहाँ पे आप जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने वहीं से उठाया, कोई खुद कुछ नहीं बना के लाया हूँ। और इसको हम अब डिटेल से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलो, तो ये पहला सवाल कह रहा है कि ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 फॉर द इंजन ऑफ ए मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट। रिसिप्ट तो हट ही जाती है क्योंकि एक्सपेंस है, तो इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि रिसिप्ट है। और हिंदी में गए तो किसी मोटर का कार की बेहतर इंजन दक्षता के लिए किए गए 25,000 रुपये मरम्मत और हॉलिंग वे क्या है। तो जो प्राप्तियां हैं ये तो हट ही गया हमारे यहाँ से। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहले जैसे पहला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होते हैं? ये वो बड़े एक्सपेंस होते हैं जो एक ही बार में कहाँ P&L में नहीं लिखे जाते। ये कौन से बड़े, ये वो बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बार में P&L में नहीं लिखे जाते, बल्कि जैसे कि एक बार आपने खर्च कर दिया, जैसे आपने प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड इज काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने प्रीपेड कर दिया 5 साल के लिए, तो ये आप इसको एक जिस साल पे किया उसी अकाउंटिंग ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे, इसको टुकड़ों में करोगे। 5 साल तक आप इसका यूज करने वाले हो, इसलिए 5 साल करेंगे। तो इस काइंड के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक बार में P&L में नहीं लिखे जाते बल्कि कुछ साल तक डिवाइड करके लिखे जाते हैं। जैसे आपके एग्जांपल दूँ तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया आपका, और आपका R&D एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपये आपने मशीन के ऊपर खर्च किए, ओवरहोलिंग मरम्मत के लिए, ओवरहोलिंग के लिए आपने उस पर खर्च कर दिए, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार में यहाँ खर्च कर दिया। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट का तो कोई मतलब है नहीं। इसका तो मतलब होता है कि भाई पैसा आया है लेकिन यहाँ पैसा गया है, एक्सपेंस हुआ, सो ये तो ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक्सपेंस एसेट की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या होते हैं? ये बढ़ाते हैं एसेट की क्या बढ़ाते हैं? वर्किंग एफिशिएंसी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, या उसकी क्या कहते हैं, उसकी लाइफ को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। किसकी? एसेट की। उनको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे इंजन रिप्लेस कराना हो गया, बिल्डिंग में एक्सटेंशन बनाना हो गया, या मशीन को अपग्रेड कराना हो गया, तो एक तरीके से हम मशीन को अपग्रेड करा रहे हैं। तो जो मशीन है हमने 25,000 रुपये उसकी और होलिंग एक्सपेंस हुआ है, ये 25,000 रुपये हमारे आगे कई सालों तक कमाने वाली मशीन। इसलिए ये कोई छोटा मोटा अगर रिपेयर होता तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते, लेकिन ये कोई बड़ा मरम्मत हुई है, इसकी और होलिंग हुई है, इसलिए उसको 25,000 रुपये को हम क्या डालेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये होते हैं, यहाँ देखो, ये रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर वो क्या होते हैं? ये रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं जो सिर्फ एसेट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया आपका, कोई माइनर रिपेयरिंग हो गई, माइनर रिपेयरिंग, क्लीनिंग हो गई,
ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको वापस रिवाइज करनी है, तो पेज ऐड कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं पेज ऐड करके नहीं लाया था, क्योंकि नहीं पता होता कि कितने पेज काम में आएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं यहीं ऐड कर लेता हूँ उनको। तो हमने एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। ये करता है कि कोई एसेट की, जो कोई एसेट है उसकी क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, या फिर उसकी लाइफ बढ़ा दे। ये इस काइंड के जो एक्सपेंस है वो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ पे तो हम टाइप लिख देता हूँ मैं, यहाँ उसका मीनिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे एग्जांपल में आपका इंजन ओवरहॉल, मशीन अपग्रेड, ये हो गया। दूसरा हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं? रूटीन मेंटेनेंस मेंटेनेंस और या फिर कह सकते हैं कि और या हम कह सकते हैं कि डेली बिजनेस एक्सपेंस। जैसे आपके रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गए, माइनर रिपेयर्स, सैलरीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एक हमने देखा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है? ये लार्ज रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, जिनका बेनिफिट कुछ साल तक मिलता है आपको, आने वाले कुछ ईयर्स तक मिलता है। जैसे कि कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका। कोई ट्रेनिंग में एक्सपेंस हो गए, आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, एक्सपेंस हो गए। ठीक है, ये हो गए। और एक जो ऑप्शन में था वो भी देख लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? ये होती है बिजनेस इनकम होती है। जैसे आपका कोई कमीशन, सेल्स भी रेवेन्यू रिसिप्ट की होती है, आपकी सेल्स इनकम। ठीक है, तो आपने ये कंप्लीट हो गया हमारा कि हमने ये टाइप देख लिए। और कुछ चीज़, जैसे अगर कोई एक्सपेंस से एसेट बन रहा है, एसेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो होगा कैपिटल। अगर सिर्फ क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो हो गया रेवेन्यू। ठीक है, और ठीक है, इतना ही काफ़ी है। हम बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे, जो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये देखो, यहाँ आपको गौर करना है, मैंने कल भी बताया था आपको, या करेक्ट और नॉन करेक्ट की बात आए तो आपको चेक करना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला, डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। इसको देखो क्या है, तो ये क्या है? डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। एक सेकेंड रुको यार। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, सॉरी इसको यहाँ नहीं लगाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो कोई कैश नहीं जाता। पहली चीज़, जैसे कोई मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो यहाँ से कोई पैसा थोड़ी जा रहा है, हमने पैसा तो दे दिया लेकिन मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस, बस एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। अकाउंटिंग एंट्री भी कैसे होती है कि जैसे डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट बना हुआ होता है, उसको हम डेबिट कर देते हैं टू मशीन दी अकाउंट, ऐसे इसको एंट्री करते हैं और इसको इस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जो भी हम जितना भी डेप्रिसिएशन जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग मेथड से अलग अलग होता है। कैश पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ बुक वैल्यू कम होती है, इसलिए ये आपका तो सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। दूसरे की बात करें, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यही वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन नहीं है, ये तो क्या है, अलोकेशन प्रोसेस है। जो डेप्रिसिएशन आपका, चलो इसको थोड़ा और समझेंगे, पहले ही देख लेते हैं कि भाई, चलो अब देख ही लेते हैं, बाद में क्या देखें। जो आपका
डेप्रिशिएशन होता है वो वैल्यूएशन वैल्यूएशन नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है अलोकेशन प्रोसेस। अलोकेशन प्रोसेस अलोकेशन प्रोसेस होता है। मतलब हम एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ होती है उसकी, उसमें डिवाइड कर हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस दिखाते हैं। वैल्यूएशन का काम अलग होता है। जैसे जो वैल्यूएशन होता है उसका काम अलग होता है। जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो गया, मार्केट वैल्यू निकालने हो गया, मार्केट वैल्यू क्या है, ये वैल्यूएशन होती है। और एलोकेशन ऑफ प्रोसेस अलग होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एलोकेशन प्रोसेस किसका? कॉस्ट का। और वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन। तीसरा ऑप्शन हमने पढ़ा ही नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर कॉज्ड बाय यूसेज। बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। ये आपका इसमें तो आप आंसर नंबर तो ये क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो ये कह रहा है कि जब हम मशीन या व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें वियर एंड टियर होता है। इसके अलावा और कुछ कॉजेज भी होते हैं, जैसे इसके अलावा और कुछ कॉजेज जैसे आपके टाइम भी होता है, टाइम के साथ भी डेप्रिसिएशन होता है। एक ऑब्सो लेसेंस क्या होता है? ये वर्ड मैंने 2-3 बार बताया, शायद पिछली क्लास में बताया। तो इसका मीनिंग आप कमेंट करके बताना क्या चीज़, अगर आपको याद आपने पढ़ लिया है तो। और जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक कॉज होता है, लेकिन मेन कॉज क्या होता है? वियर एंड टियर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा, जो गलत है। बिकॉज मशीन या बिल्डिंग यूज होने में उनकी वैल्यू कम होती है, वो भी एक कॉस्ट ही है। सो डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है ताकि ट्रू एंड फेयर आपका प्रॉफिट या लॉस दिख सके। और कुछ चीज़ें हम यहाँ से करें तो कवर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है gradual decrease in a value of a fixed asset. fixed asset डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के लिए होता है। एक वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन, ये किसके लिए यूज होता है? और एक वर्ड होता है डेप्लेशन। डेप्रेशन ये किसके लिए यूज होता है? कमेंट करके बताना अगर पता है तो। हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? टू शो एसेट्स एट दियर करेक्ट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सेकेंड। और जो आपके मैच करने के लिए, क्या मैच करने के लिए? जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू किसको? एक्सपेंस को। एक्सपेंस से मैच करने के लिए, या फिर एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच करने के लिए, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए, और टू क्रिएट। अब कोई मशीनरी है जिसका डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, तो आपको पता है कि इतने साल बाद ये मशीन काम की नहीं रहेगी, तो आपको एक जो फंड है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाद में मशीन लेनी पड़ेगी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं? कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन इतने साल बाद काम की नहीं रहेगी, तो आपको उसके लिए फंड अलग से बनाना पड़ेगा। एक और पेज ऐड कर देता हूँ। इस पेज में देखते हैं कि भाई कॉजेज क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के। कॉजेज पूरा ही कवर कर लेते हैं एक बार डेप्रिसिएशन, चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये टॉपिक। वियर एंड टियर, कि भाई रेगुलर यूज होता है मशीनरी का, व्हीकल्स का, टूल्स का, तो उससे भी वो डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। एक टाइम के साथ भी उसकी वैल्यू कम होती है। पैसेज ऑफ टाइम, इसको ऐसे समझो कि मान लो आप BMW निकलवाने गए, मुझे नहीं पता कितनी की आती है, एज्यूम अब कि भाई 70 लाख रुपए की आई, 70 लाख रुपए की आई। तो अब जब 70 लाख रुपए की BMW निकलवा के ले आए, और आपने घर पे, आपका घर बना हुआ है, 70 लाख की BMW आप मेंटेन करो तो बंगला बना हुआ होगा, ठीक है, तो आपके बंगले में खड़ी है, 4 साल तक खड़ी है, 4 ईयर्स। तो कोई आप किसी को बेचना चाह रहे हो, तो क्या उसको 70 लाख रुपए में बेच दोगे? ये बताओ, नहीं बेच पाओगे, क्योंकि उसकी वैल्यू आपके शोरूम से निकलते ही कम हो गई। ऐसी मशीन की वैल्यू उसकी जहाँ से आपने खरीदी है वहाँ से निकलते उसकी कम होती है, नो मैटर आपने उसको यूज़ किया है कि नहीं किया। तो आप उसको 70 लाख रुपए में उस BMW को वापस नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर वो 70 लाख रुपए देने होगा तो वो नहीं जाके खरीदेगा, उसको बोलेगा कि भैया, आपको बोलेगा 4 साल पुरानी के लिए। तो इससे क्या हुआ, 4 साल से आपका जो टाइम हुआ है उससे आपका डेप्रिशिएट हो गया है आपकी BMW की। इसको आप ऐसे समझो। एक वर्ड बोला मैंने, ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब क्या होता है?
मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसने रिप्लेस कर दिया हो ओल्ड वाली को, इसको कहते हैं इस वर्ड को। या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, इससे भी आपका डेप्रिसिएशन होता है। इससे तो एक सडन सडन लॉस ऑफ वैल्यू होगा आपका, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो। इसके अलावा आप एक ये भी ऐड कर सकते हो कि एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, जैसे कि कॉपीराइट हो गया। अब कॉपीराइट के केस में आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ करोगे अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन के टॉपिक में हमने मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का थोड़ा थोड़ा। एक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, जो कि हम सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो और इसमें हमने देखा था कि फॉर्मूला भी देखा था, एक फॉर्मूला आपको याद है क्या? कॉस्ट में से हम जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको घटा देते हैं, यूजफुल लाइफ होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड देखा था, कि भाई इसमें हमने क्या किया था, फिक्स्ड परसेंट ऑन बुक वैल्यू एवरी ईयर। इसका एग्जाम्पल भी हमने वहाँ देखा था। अभी एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें करनी। इसका फॉर्मूला हमने इसमें देखा था, डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू, ऐसे करके याद किया था। इसके अलावा हमने एक मेथड देखा था, सम ऑफ ईयर्स डिजिट। तो इसमें क्या होता था, हाइयर डेप्रिसिएशन होता था, हाइयर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स, ठीक है। तो इसमें मेथड जो फॉर्मूला लगता था वो तो वेटेड एवरेज मेथड वाला लगता था, ठीक है। फोर्थ एक हमने एक ये देखा था कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये देखा था एक। इसमें बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज होता है इसमें डेप्रिसिएशन। तो इसमें एक फॉर्मूला था कि भाई आप कॉस्ट में से जो स्क्रैप वैल्यू है उसको घटा दोगे, और इन उसको मल्टीप्लाई करोगे, आपने जितनी यूनिट्स उसकी यूज़ कर लिए उसको डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट्स से, ठीक है। कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू घटा दोगे और जो यूज्ड यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करके यूज्ड टोटल यूनिट से आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ वापस रिवाइज करो, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अलोकेशन प्रोसेस होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और नॉन कैश एक्सपेंस है, ये देख लिया। और कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से इसको चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट लॉस से चार्ज किया जाता है। बैलेंस शीट को ये अफेक्ट करता है, जिसमें एसेट वैल्यू को करता है और P&L दोनों को करता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, हमने लगभग पूरा डेप्रिसिएशन वापस से रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। ये कहता है कि एक क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टीड ऑफ जनरल प्रॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जो मशीन की उधार खरीद हुई है को मुख्य रोजनामचे में दर्ज करने की जगह खरीद बही में, जो किसमें, परचेज बुक में, उसको दर्ज किया जाता है। तो ये कौन से टाइप का एरर है, ये कौन से टाइप का एरर है? कंपनसेटिंग एरर क्या था, जो एक एरर कर रहे हैं और सेम दूसरा उसको कंपनसेट करने के लिए एक और कर देते हैं, होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। एरर्स ऑफ कमीशन, एक ही जगह बी को दे रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह हम बी को दे रहे हैं, तो सिमिलर टाइप का है, लेकिन ये आपका उसमें दूसरी चीज़ होती है। जैसे आपने किसी पर्सन का कोई पेमेंट था वो किसी और को देना था, तो आपने क्या किया, इसमें जो परचेज बुक की जगह आपने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्डेड इन परचेज बुक की जगह आपने जनरल प्रॉपर की जगह आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये उस चीज़ का एग्जाम्पल नहीं है, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने प्रिंसिपल को ही वायलेट किया है कि भाई आपको जनरल में उसको रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने कर दिया परचेज बुक में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। एरर ऑफ ओमिशन तो कोई रिलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि ओमिशन का, एरर ऑफ ओमिशन में तो वो एंट्री जो छूट जाती है, जैसे पार्शली या फुली जो छूट जाती है एंट्री करना ही,
वो होती है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन पूरा है अकाउंटिंग एरर्स के कॉन्सेप्ट पर। तो अकाउंटिंग एरर्स हमने पिछले वाले में अच्छे से सारा, लगभग दोनों क्लासेस में हमने इसको रिवाइज कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता मुझे इसको आपको वापस बताना पड़ेगा। बस एक बार बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ एरर्स यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज कर लो। जैसे ओमिशन था, बोल के बता देता हूँ। ओमिशन में क्या था कि भाई मिस हो गई थी एंट्री, ट्रांजेक्शन ही मिस हो गया था। कमीशन था, ए के अकाउंट की जगह आपने बी के अकाउंट में डाल दिया। प्रिंसिपल का एग्जांपल आपने देख ही लिया यहाँ पे कि प्रिंसिपल का। कंपनसेटिंग एरर, टू एरर्स जो कैंसिल कर देती है एक दूसरे को, वो थी कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, तो और ठीक है, तो हमने इस चीज़ को तो पूरा यहाँ पे कवर कर ही लिया था कल, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप दोनों, लगभग दोनों क्लास में मैंने एरर्स आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज पर्सन टू। भी जो लेखा विवरण में प्रासंगिक देयता के संबंध में टिप्पणियां संलग्न करने की पद्धति किसके अनुसरण में होती है? कि आप अपनी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है उसमें कंटेंजेंट लाइबिलिटी के बारे में बता रहे हो, तो आपको बताना है, बताना पड़ेगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहा है? कन्वेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पता होगा क्या है, दोनों क्लासेस में डिस्कस किया। मनी मेजरमेंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये भी हमने लास्ट दोनों क्लास में। आंसर है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब अगर हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं, तो वो इन्वेस्टर हो, ऑडिटर हो या मैनेजमेंट हो, इसके ऊपर गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसलिए जो अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल होता है कौन सा, फुल डिस्क्लोजर वाला। फुल डिस्क्लोजर इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी जो रिलेवेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन है उनको क्या करनी पड़ेगी, आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और डिस्क्लोज करनी चाहिए। और चाहे वो मेन स्टेटमेंट में हो या नोट्स ऑफ अकाउंट में हो, आप मेन स्टेटमेंट में भी डाल सकते हो, एज ए नोट्स भी उसको डाल सकते हो कि दिस इज कंटेंजेंट लाइबिलिटी में बी अवर कंटेंजेंट लाइबिलिटी, ये कोर्ट केस चल रहा है या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो कंटेंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, वो देखो, वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, डिपेंडिंग ऑन सम अनसर्टेन इवेंट। जैसे केस चल रहा है कंपनी के खिलाफ, अगर केस हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर जीत गए तो नहीं देने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है पैसे आ जाए तो हमारा कंटेंजेंट एसेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कंटेंजेंट लाइबिलिटी की बात की है, तो कंटेंजेंट लाइबिलिटी में हमको हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे केस में हम उस लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं करते क्योंकि अनसर्टेन है। बैलेंस शीट में तो हम उसको शो नहीं करेंगे, लेकिन एज ए नोट्स उसको शो करना पड़ेगा। तो ये होता है फुल डिस्क्लोजर वाला। ठीक है, और ये दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंसिस्टेंसी वाला। क्या कंसिस्टेंसी जो कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी वो क्या कहता है, सेम अकाउंटिंग ईयर मेथड, सेम अकाउंटिंग मेथड्स ओवर टाइम। हर साल आपको, हर जैसे जैसे आप पिछले साल आपने जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ किए थे वही इस साल आपको यूज़ करने हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो जिसको चेंज करने की आपको नहीं। कंजर्वेटिज्म कहते हैं रिकॉर्ड एक्सेप्टेड लॉस नॉट अनरियलाइज प्रॉफिट। आपने ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कंजर्वेटिज्म में। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर हमने पढ़ लिया। मटेलिटी कहता है ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स नीड टू बी डिस्क्लोज। कि भाई आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 करोड़ की कंपनी चल रही है और आप 10 रुपए की चाय की एंट्री कर रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। तो ये कंसेप्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट है आपका मटेरियलिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो लगभग हमने सारे कंसेप्ट प्रिंसिपल्स वापस रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये फर्क पड़ता है कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 2016 वाला देखो, 2020 वाला देखो, उसके बाद 2023 वाला देखो। डायरेक्ट 2023 पे आओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने 2016 में बेसिक से गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना लेवल यहाँ उठाया क्योंकि यहाँ थोड़े कम कंसेप्ट क्लियर किए, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम यहाँ बढ़े। और जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 2023 वाले में, और जितने भी हमने पढ़ा दिया, तो गारंटी दे रहा हूँ मैं कि पेपर वापस यहीं से बन के आएगा। जो हमने इन चीज़ों में, PYQs का सबसे बड़ा यही है कि आपको रोड मैप बताता है, रोड मैप बताता है, एग्जामिनर की माइंड को बताता है कि वो किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो हम देख चुके हैं, पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट से वो दोनों पेपर में सवाल पूछा, और यहाँ भी अभी एक और सवाल आएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखो। तो हमको ये वाला तो बिल्कुल क्लियर करना है, और दोनों लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से दोनों को डिटेल में समझाया है। अगला वाला सवाल, जैसे वही सवाल, आउटस्टैंडिंग रेट में भी क्लासिफाइड एज नेचुरल पर्सन अकाउंट
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वापस इन चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जब हम अकाउंटिंग में, इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों होगा? जब हम अकाउंटिंग में रेंट पे करते हैं तो नॉर्मली कहाँ जाना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए, वो नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन ये माना जाता है कि क्या है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है आपका जो आउट, लेकिन यहाँ क्या है, रेंट तो आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये रेंट नहीं है, ये है आउटस्टैंडिंग रेंट। जो आपको बकाया था, वो आपको, मतलब रेंट आप दे जा रहे हो लेकिन किसी पहले का आपका छूट रहा है, वो है आउटस्टैंडिंग रेंट। मगर अगर रेंट अभी तक पे नहीं हुआ है, मतलब रेंट ड्यू है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाता है। अब रेंट खुद एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल अकाउंट में जाने चाहिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है जो आपका, सॉरी, आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये है अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल बताता है, मतलब अपने ऊपर क्या है, एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो टेक्निकली एक पर्सनल अकाउंट बन गया अब, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, तो ये क्या बन गया, ये आ गया पर्सनल अकाउंट बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया, क्योंकि किसी पर्सन के अकाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पहला ऑप्शन क्यों नहीं लगाया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है मतलब इंसान का अकाउंट, जैसे राम का हो गया, श्याम का हो गया, रमेश का हो गया, ये लोग नेचुरल पर्सन है। आउटस्टैंडिंग जो रेंट है कोई इंसान नहीं है, ये एक पेबल लाइबिलिटी है, सो नॉट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये इसलिए हमने गलत कर दिया था, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो रेंट है, रेंट पेबल टू लैंड लॉर्ड। जो प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो क्या होते हैं, एक्सपेंस गिवन इन एडवांस। और एक इसकी एक्रूड, सॉरी, एक्रूड, एक्रूड इनकम पर्सन होता है एक, ये क्या होती है, इनकम ड्यू, सॉरी, एक्रूड इनकम होते हैं, एक्रूड इनकम पर्सन नहीं, सॉरी, एक्रूड इनकम होती है, ये होती है इनकम ड्यू फ्रॉम समबडी, ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी था, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रिलेशन होता है किससे, एसेट से। तीसरी चौथी बार हम चीज बात कर रहे हैं, एसेट से होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग रेंट है कोई एसेट नहीं है, तो एक लाइबिलिटी, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो जाता है। तो देखा हमने कि भाई एक दो ऑप्शन तो ऐसे आते हैं, पिछले पेपर्स में भी देखा, इसमें भी देख रहे हैं, पहले ही सवाल में देखा था, एक दो ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जिनको मतलब बिल्कुल पता नहीं क्यों डाले जाते हैं, उनको सिर्फ एलिमिनेट करने के लिए डाले जाते हैं। तो यहाँ से आपका 25% तो ऑप्शन यहाँ से हट ही गया चार में से, तो 75% में अगर गैस भी लगाना पड़ रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट की बात करें, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंस आते हैं, इनकम आते हैं, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कमीशन आ गया। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो यहाँ पे आपको दो ही, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में ही कंफ्यूज होना था। तो हो सकता है आप नॉमिनल अकाउंट लगा के चलाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं सवाल करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के सवाल पूछ रहे, किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है, किस तरह से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम आते हैं, ठीक बात है, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो एक्सपेंस नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सपेंस ड्यू है, जो कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है टुवर्ड्स एनी पर्सन, पर्सन नहीं है इसमें, ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है। तो एक और पेज ऐड कर दूं वापस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से, अरे यार ये नीचे भाग गया, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमने क्या देखा था, क्या था यार, मैं तो, एक्रूड इनकम, सॉरी, एक्रूड इनकम, ये था वहाँ। ये क्या होता है, इनकम ड्यू फ्रॉम सम
पर्सन। ठीक है, तो अब वापस एक बार देख लेते हैं अकाउंट्स के टाइप कौन कौन से हैं, जो उनके गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। पर्सनल जो अकाउंट है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आगे जहाँ पे आपको थोड़ा और डेप्थ में सीखने को मिलेगी चीज़ें। एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, यहाँ लाइन खींच देता हूँ। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो कोई राम का अकाउंट हो गया, ठीक है, और रियल अकाउंट में कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, और इसमें नॉमिनल अकाउंट में आपके सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, और जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट हमने अभी पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और जो ये आपका एक आपने पहला ऑप्शन था जैसे नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसका मीनिंग होता है रियल पीपल, रियल पीपल। जैसे कोई राम हो गया, सीता हो गई, कोई रियल पर्सन होने चाहिए। एक ऐसे ही वर्ड होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एनी पर्सन। तो फिर वो भाई ये नेचुरल पर्सन क्या होगा? एनी पर्सन इनडायरेक्टली होगा ये। जबकि जो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है वो डायरेक्टली किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये एनी पर्सन इनडायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंस हो गए आपके, जो एक्यूर्ड इनकम हो गई, जो बताया कि किसी पर्सन से ड्यू है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में जाएंगे आपके। ठीक है, तो आई होप इतना ही काफ़ी है आपके अकाउंट्स में टाइप को समझने के लिए आप लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है ये वाला। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 का इसने यहाँ पे पूछा, तो आपको जाना है, कहाँ पे जाना है? गूगल पे जाना है, और वहाँ लिखना है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली बस रटने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को स्किप किया पढ़ाने से, और मैंने वहीं कह दिया था कि आपको ये जाके याद करना है। गूगल गूगल पे जाना है, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिस्ट ऑफ IFRS एंड लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको आपको लिस्ट को निकालना है, डाउनलोड करनी है, और इसको 4-5 बार रटना है। ठीक है, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, तुक्का मार के आ सकते हो आप। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का जो सवाल आएगा, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसी की है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसको हम अभी कवर कर लेते हैं। उससे पहले एक पेज में यहीं ऐड कर देता हूँ, बाद में ऐड करूँगा।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू। तो मैं सीधा इसका आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। स्टोरेज कॉस्ट विच आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस पीरियड टू ए फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 है। तो जो AS2 है, AS2 एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है जो क्या बताता है, जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपकी इन्वेंट्री है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, जो इसकी कॉस्ट है इन्वेंट्री की क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, ये बताता है AS2। ठीक है, अगर स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, मैं कह रहा हूँ कि जो स्टोरेज स्टोरेज कॉस्ट है वो पार्ट है किसका, प्रोडक्शन कॉस्ट का। सब, चलो रुको, सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूँ पहले क्या चीज़ है। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, आपके पास जो इन्वेंट्री रखी है उसकी जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है। भैया आपने कुछ कॉस्ट ऑफ परचेज की होगी, परचेज में कुछ कॉस्ट लगी होगी, वो एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कुछ बनाया आपने तो उसमें भी कॉस्ट लगी होगी, प्लस अदर कॉस्ट जो कि रिलेटेड टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो अदर कॉस्ट। तो ये टोटल जो कॉस्ट मिला के आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट के बराबर होगी। जैसे कि अगर स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, जैसे रॉ मटेरियल को अगले प्रोसेस के लिए टेम्परेरी स्टोर करना है तो वो इंक्लूड होगा आपका इसमें। लेकिन अगर स्टोरेज कॉस्ट आफ्टर प्रोडक्शन या फिनिश्ड गुड स्टोरेज के लिए है, कि भाई जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो आपने बना ली है, फिनिश्ड गुड है, पता तो होगा आपको कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि रॉ मटेरियल होता है एक क्या कहते हैं यार, नाम भूल रहा हूँ, इंटरमीडिएट, सॉरी हाँ, इंटरमीडिएट जो मटेरियल है, और एक इंटरमीडिएट गुड, एक रो रो गुड्स है या रो मटेरियल कह देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है, और एक फिनिश्ड गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स। तो ये कह रहा है कि जो स्टोरेज कॉस्ट है आपकी वो इसकी है आफ्टर प्रोडक्शन या फिनिश्ड गुड्स को स्टोरेज करने के लिए, तो वो एक्सक्लूड होगा। इंक्लूड तो क्या होगा कि जो अगर प्रोडक्शन जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है। जैसे रॉ मटेरियल को अगले प्रोसेस के लिए, रॉ मटेरियल है उसको अगले प्रोसेस के लिए टेम्परेरीली स्टोर कर रखा है तो वो आपका उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होगा अकॉर्डिंग टू AS2। मैं ये कुछ नहीं कह रहा, ये AS2 कह रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही था, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट विच आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट में नेसेसरी है स्टोरेज कॉस्ट प्रोसेस पीरियड टू फर्दर प्रोडक्शन स्टोरेज। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन परचेज सब्सिक्वेंटली, इसलिए ये गलत है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों है, कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, तो इससे तो कुछ इन्वेंट्री कर लेने देना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कोई लेना देना नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्योरली AS2 किसकी बात करता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत थे। अगर आपको अब AS2 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप, इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो और तो क्या बताऊँ मैं इसमें, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, परचेज प्राइस हो गई, परचेज प्राइस इसमें इंक्लूड होगी, आपकी जो इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, और कुछ टैक्सेस है जो नॉन रिकवरेबल है, ट्रांसपोर्ट का, पोर्ट, रॉ मटेरियल तक की बात करें, फिनिश्ड गुड्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, और
हैंडलिंग चार्जेस हो गए, जैसे ट्रेड डिस्काउंट्स हो गए, रिबेट्स हो गए। और दूसरा बात करें तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फॉर्मूला बताया था उसकी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, उसमें आपका लेबर लगी होगी, डायरेक्ट लेबर के, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जैसे वेरिएबल हो जाते हैं, कुछ फिक्स्ड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाते हैं, वो सब आपकी होगी। अदर कॉस्ट में आप बात करें तो जो इन्वेंट्री को जो करंट कंडीशन या लोकेशन है वहाँ तक ले जाने में कुछ खर्च हुआ होगा, जैसे फैक्ट्री स्टोरेज कॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन बोला मैंने, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसमें आपका स्टोरेज कॉस्ट है, वो आपकी अदर कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इनको इंक्लूड करते हैं। कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं, जैसे कि क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, सिंपल बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गए, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया आपका, लॉस सॉरी, वेस्टेज लॉस नहीं, जैसे कि फायर से हो गया, फायर लॉस हो गया, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट वेस्ट, ये हो गया, इसको आपको एक्सक्लूड करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स हैं उनको एक्सक्लूड करना है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, उनको एक्सक्लूड करना है। जो सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी आपको एक्सक्लूड करना है। जैसे आपके ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह, कमीशन वगैरह होते हैं सेलिंग में, ये बात कर रहे हैं हम आफ्टर प्रोडक्शन, उन चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है। AS2 कह रहा है ऐसा सब कुछ, मैं नहीं कह रहा, पहली चीज़ तो ये, मैं होता तो शायद ऐड कर लेता, लेकिन AS2 ऐसा कह रहा है। और कुछ का आपका इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स, उसको भी एक्सक्लूड करना है, ये सब एक्सक्लूड करने हैं आपको। और जैसे GST हो गया, GST इनपुट क्रेडिट, और कुछ रिकवरेबल ड्यूटीज टैक्सेस, जैसे GST को आप वापस रिकवर कर लेते हो। चलो ज़्यादा नहीं घुसते हम इसमें, ठीक है। तो ये याद रखो कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट में वही चीज़ आती है जो उसको उसके करंट स्टेज तक लाने में हेल्प करे, फिनिश्ड गुड्स तक बनने तक उसको हेल्प करे। स्टोरेज अगर प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो इंक्लूड करो, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स स्टोर करने का रेंट है उसको करना है एक्सक्लूड। अब ठीक है, अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे गलत हो, लेकिन मेरा जो आंसर निकल रहा है वो इसमें है नहीं, जो ऑप्शन में। तो हम एक एक स्टेप से देखेंगे, फिर आप खुद ही देख लेना कि ये सही है या गलत है, मैं इसके ऊपर कुछ डिबेट नहीं करना चाहता। और अगर आपका कोई किसी कहीं और से आपने पढ़ रहे हो, तो अगर कुछ और तरीके से ये लाता आंसर जो कि बिल्कुल सही स्टेप्स फॉलो करके ला रहा है और आ जाता है उसका आंसर, जो इसमें जो आंसर दे रखा है वो 33,000 है, वो बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा के बैठा रहे हैं, बाकी आंसर कुछ और ही आता है। लेकिन आंसर पढ़ ले तो आप, वो सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म 31/3/2022 को, यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा अभी, क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है स्टेट पे, ठीक है। और 1 अप्रैल से आपका ओपनिंग स्टॉक आता है। फिलहाल तक ये, जब नया कैलेंडर आ जाएगा, अगर चेंज हो जाता है तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म, जिसमें पर्टिकुलर से अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल आपका 2,50,000 है, और ये PYQ है, मैंने खुद नहीं बनाया आपको, ठीक है, पहले बता दूँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेप्टर्स 14,000 रुपये, डिस्काउंट टू डेप्टर्स 4,000 रुपये। इसके अलावा कहता है कि एडिशनल डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपये। पॉलिसी क्या है, मेंटेन प्रोविजन 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, टोटल अमाउंट टू बी चार्ज, ये पूछा है P&L अकाउंट में कितना होगा जो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं, एक बड़ा वाला पेज इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें कह रखा है कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेप्टर्स, डेप्टर्स कौन सा है, ये ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा आपका, ओल्ड प्रोविजन, जो कितना है 14,000 रुपये। डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड, डिस्काउंट टू डेप्टर्स
ये है जो डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउ है, वो कितना है, 4,000 रुपये। बोल रहा हूँ मैं, आप यहाँ लिख लेना। एडिशनल डिस्काउंट अलाउ किया है आपने 20,000 रुपये, एडिशनल डिस्काउंट अलाउ किया है 20,000। इसके अलावा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है आपके, ट्रेड रिसीवेबल्स वो दे रखे हैं 2,50,000। और एक चीज़ है कि जो न्यू प्रोविज़न है, न्यू प्रोविज़न वो है कि आपको न्यू प्रोविज़न टू बी क्रिएटेड क्या करना है, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये रहा 2,50,000 का, 2,50,000 का 10%। ठीक है, तो हमारा काम है पी एंड एल में चार्ज होने वाला टोटल एक्सपेंस निकालना है आपको, कि पी एंड एल में कितना एक्सपेंस जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में हम देखो टोटल डिस्काउंट अलाउ निकालते हैं। पहले टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना किया है, ऑलरेडी हमने दे दिया था, ऑलरेडी अलाउड 4,000 रुपीज़। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। और जो एडिशनल किया है ड्यूरिंग द ईयर वो है 20,000। तो टोटल कितना हो गया, 24,000 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये पूरा अमाउंट पी एंड एल में चार्ज होगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। न्यू प्रोविज़न बनाना है 10% ऑफ 2,50,000, जो आपका आएगा 25,000। ठीक है, बट लास्ट ईयर का जो प्रोविज़न था वो था 14,000 रुपये लास्ट ईयर। तो ये इंक्रीज कितना हुआ, ये हुआ 14 से 25 यानी में 11,000 रुपये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज वाला पोर्शन है ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा कहाँ से, पी एंड एल से दिस ईयर, ये डेबिट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम देखेंगे टोटल, टोटल चार्ज टू पी एंड एल। तो हमने टोटल डिस्काउंट अलाउ किया था, उसको हम पहले तो उसको जोड़ेंगे। जो टोटल किया था हमने 20,000 और 4,000, 24,000 किया था। और जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 11,000 रुपये। तो ये जो टोटल चार्ज किया पी एन एल में वो हो जाएगा 35,000 रुपये। 35,000 रुपये टोटल आपका चार्ज हो जाएगा पी एन एल में। तो मेरा आंसर तो 35,000 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 35,000 रुपये नहीं दे रखा, तो नहीं पता मुझे कितना जा रखा है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन में 35,000 है नहीं। सबसे क्लोज ऑप्शन आपका 33,000 है और यही सही माना था। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो 35,000 रुपये आ रहा है आपका ये आंसर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको अब इससे, क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन करना हमारा मोटिव नहीं था, ये तो आप कहीं भी देख लेते हैं। हमारा मोटिव था कुछ चीज़ें यहाँ से रिवाइज करना। प्रोविज़न, पहली चीज प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, स्पेलिंग गलत हो गई, डेप्टर्स। ये क्या होता है, बिजनेस क्या करता है, कभी कभी कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है जब वो टाइम पर पेमेंट करते हैं। जैसे छोड़ो, अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या था, छोड़ो, ठीक है ठीक है। तो बस ये देखो कि बिजनेस कभी कभी कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है जब वो टाइम पे पेमेंट करते हैं। तो टू एंटिसिपेट सच फ्यूचर डिस्काउंट्स हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन बनाते हैं किसका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, ये प्रोविजन बनाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले डिस्काउंट्स के लिए पहले एस्टिमेट बना लो, भाई हम फ्यूचर में इतने डिस्काउंट देने वाले हैं। तो उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह पास की जाती, लेकिन वो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो हमारे लिए रिलेवेंट पार्ट नहीं है। रिलेवेंट पार्ट ये है कि ईयर एंड में इसका एडजस्टमेंट करते हैं, ईयर एंड में इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन
रिक्वायर्ड होता है तो वो क्या में से आप ओल्ड प्रोविज़न घटा दो, न्यू प्रोविज़न जो रिक्वायर्ड है उसमें से आप क्या घटा दो, ओल्ड प्रोविज़न घटा दो। तो ये बता देगा आपका जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उस चीज़ को बता देगा ये। इंक्रीज हो रहा है तो पीएनएल में चार्ज होगा, डिक्रीज हो रहा है पीएनएल में क्रेडिट होगा। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस वो आएगा डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर प्लस इंक्रीज इन प्रोविज़न। इस हिसाब से मेरा 35,000 हुआ है। बाकी कोई और मेथड है तो मुझे नहीं पता, मेरा तो 35,000 ही आया। आप देख लेना अगर कहीं से मिल जाए तो, कोशिश करना अगर 33,000 कहीं से आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है इन्वेंट्री वाले चैप्टर से, इन्वेंट्री। और इस सिमिलर क्वेश्चन लीफो फीवो पे आया था, तो अब की बार लीफो पे आ जाएगा। तो जाके ये वाला लेक्चर करना कंप्लीट। प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटिंग की, वहाँ पे इन्वेंट्री का शायद 4th लेक्चर है, वो जाके पूरा कंप्लीट करना आप। बाकी जो मैंने लीफो फीफो और एक वेटेड एवरेज होता है, उन तीनों को जो सवाल करवाए हैं वहाँ पे, शायद 2-2 3-3 सवाल कर रहे हैं, उनको एक बार जाके देखना। फिर उसके बाद कहीं मिल जो हमने अकाउंटिंग की बुक डाल रखी है, एक अकाउंटिंग की MCQs की बुक डाल रखी है, टेलीग्राम में है, टेलीग्राम में जाना, वहाँ से डाउनलोड करना, और ये पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस डले हुए होंगे इन्वेंटरी चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्योंकि पहले फीफो से आया था, तो अब की बार लीफो से आ सकता है। ये वेटेड एवरेज से नहीं आएगा, आएगा तो फीफो से या लीफो से आएगा। तो फीफो तो अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये डेट दे रखी है, पर्टिकुलर देखिए डेट दे रखी है और किस रेट पे खरीदा था वो दे रखा है। 1 जनवरी को खरीदा, ओपनिंग स्टॉक था हमारा 200 यूनिट्स का 7 रुपये की रेट से। 8 को परचेज की थी 1100 यूनिट 8 रुपये की रेट से। 25 को परचेज की 300 यूनिट 9 रुपये की रेट से। यहाँ पे सेल की थी 100 रुपये की, यहाँ पे सेल की थी 200 रुपये की। ठीक है, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जनवरी 31 मंथ एंड में, फीफो यूजिंग अंडर फीफो मेथड, जिसको हम परपेचुअल सिस्टम भी कहते हैं। तो फीफो का मतलब तो क्या होता है, पहली चीज़ तो ये पेज ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका मतलब होता है। यानी सबसे पहले जो स्टॉक आया सबसे पहले वही निकलेगा, मतलब वही बिकेगा। तो इस क्वेश्चन में हम हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले समझेंगे। स्टेप फर्स्ट में 200 यूनिट्स थी ओपनिंग स्टॉक, 7 रुपये पहली 200 यूनिट थी 7 रुपये की, उससे तो कितने की होगी, 1400 रुपये की होगी। ठीक है, दूसरी में तो पहले ये निकाल देते हैं, हम डायरेक्ट ये निकाल देते हैं, 100 यूनिट निकाल देते हैं। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है यार, एक सेकंड रुको मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे रेट दे देता है तो हम उस रेट से निकालते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं दे रखी, तो हम पहले तो उसको इन्वेंट्री को लिख लेते हैं कि पहले स्टेप में हमारी 1400 रुपये की इन्वेंट्री, दूसरे में हमने परचेज की 1100 की 8 रुपये की रेट से, तो ये 8800 रुपये की है। तीसरे में हमने परचेज किए 300 की 9 रुपये की, तो ये 2700 की है। अब जब हम इसको निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे जो सबसे पहले खरीदी थी, 100 निकालनी है हमको सबसे पहले, तो 100 हम इसमें से निकालेंगे। जब 200 में से आपकी 100 चली जाएगी यहाँ पे, वो 200 में से आपकी जो 100 जाएगी वो 7 रुपये के हिसाब से निकालेंगे आपकी। तो 100 तो यहाँ से निकल गई आपकी, ठीक है, इसको 7 को तो हटाओ, 100 यहाँ से निकल गई, ये वाली 100, फिर 200 है जिसको आप 100 + 100 में लिख लो। तो यहाँ 200 में से 100 चली गई थी, 100 भी बाकी है, तो 100 वो भी निकल जाएगी। और जो 100 लास्ट की जो 100 है, टोटल आपको 300 निकालनी है, जो सेल के लिए है वो 300 है। तो आप 200 यहाँ से निकालोगे, 100 यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ कितनी बचाएगी, 1000 बच जाएगी। ठीक है, और यहाँ का ये पूरा तो क्लोज हो जाएगा, ये चीज़ तो हट ही जाएगी, 1000 आपकी यहाँ से बच जाएगी। तो आपके पास बची इन्वेंट्री कितने की है, ये एक तो 1000 यूनिट बची है, 8000 की बची होगी, 8 पर यूनिट है, और आपकी 300 रुपये की बची होगी 9 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये की बची होगी 9 रुपये के हिसाब से। तो जो आपकी 8000 आ जाएगी और
9 × 2700 आ जाएगी। तो आपकी जो टोटल इन्वेंट्री बचेगी वो बचेगी 11,700 रुपये की, और यही आपका आंसर था। सॉरी, 10,700 की, 8,000 और 2,000, 10,700, ये आपका आंसर है। तो फीफो क्या कहता है? फर्स्ट इन, अरे यार, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कहता है। तो आपको 300 निकालनी थी, तो 100 पहले 200 निकालेंगे, उसके बाद इसमें से निकालेंगे। और अगर यही लीफो में होता, जैसे क्वेश्चन इसको चेंज कर दो, अगर लीफो होता तो ये ठीक है। और तो क्या बताऊँ, लीफो बता दिया, फीफो बता दिया, एक वेटेड एवरेज होता है। उसमें क्या होता है, हर जो वेटेड एवरेज मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड, उसमें कहता है हर परचेज के बाद एवरेज रेट निकाल लेते हैं, और उसको फिर जैसे कि आपने जितने आइटम खरीदे, टोटल कॉस्ट जितनी है, उससे जितने आइटम निकले आपके, उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने 100 के हिसाब से खरीदी 5, 200 के हिसाब से खरीदी 4, और 300 के हिसाब से खरीदी 2, तो टोटल आपने कितने की खरीदी, इसके हिसाब से आपकी 500 रुपये की पड़ी होगी, ये पड़ी होगी 800 की, और ये पड़ी होगी 600 की। तो 1300 और 600 1900, और टोटल कितनी आई, 9 10 11। ये इससे जो आंसर आता है वो आपका वेटेड एवरेज में उसकी एक की कॉस्ट निकल जाती, एक यूनिट की कॉस्ट ये निकल जाती है आपकी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका किससे है, ये सब्सक्रिप्शन एनपीओ से। इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग, ये ईयर एंडिंग पे इसके पर्टिकुलर अमाउंट ये दे रखे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/21 पे 16,000 रुपये की, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 22 पे 18,000 रुपये की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/21 पे 12,000 रुपये की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 22 पे 11,000 रुपये की। और कह रहा है कि जो 70 मेंबर्स हैं तो 1,000 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसका। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2021-22 आपको निकालना है, 2021-22 का। तो इसका आंसर निकालते हैं हम। चलो एक पेज ऐड कर देता हूँ फिर से, ऐड पेज। चलो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, जहाँ से हमको दिखता रहे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अकाउंट से, ये मतलब जैसे एनजीओ एनपीओ के लिए, जैसे क्लब हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, सोसाइटीज़ हो गई, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर देते हैं हर साल। पहले तो ये चीज़ समझो कि इनकी इनकम है सब्सक्रिप्शन। तो हम देखो यहाँ पे पूछा गया है ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश कितना रिसीव्ड हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन कैश में ही आया होगा आपके पास, बैंक 20 में इंक्लूडेड है, मतलब पैसे के रूप में आ गया। तो वी हैव टू फाइंड टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो केस बेसिस यूजिंग द गिवन एडजस्टमेंट्स। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं, इनकम देखते हैं, इनकम एज पर एक्यूरल बेसिस फॉर द ईयर 70 मेंबर है, 1,000 रुपये पर की फीस है, 70,000 तो ये हो गया सॉरी, ये हुआ करंट ईयर का इनकम जो कि सब्सक्रिप्शन है किसकी, 2021-22 की। ठीक है, स्टेप 2 में करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे किसके लिए, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए। एडवांस तो क्या है, ये हमारी इनकम हो चुकी है, हमारे पास कैश आ चुका है,
और आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सब्सक्रिप्शन की फ़ीस अभी बाकी है, तो ये हमारी इनकम होने वाली है। तो फॉर्मूला याद रखो, इसका एक फॉर्मूला है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा ना वो कितना होगा, सब्सक्रिप्शन जो इनकम है प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ये जो रिसीव हुआ उसमें इस चीज़ को एडजस्ट करना है आपको अब। तो एडजस्टमेंट का लॉजिक क्या होता है, देखो आउटस्टैंडिंग जो होती है, आउटस्टैंडिंग होती है एंड में, उसको तो करना है ऐड। आउटस्टैंडिंग होती है एक बिगिनिंग में, किसमें, बिगिनिंग में, उसको करना है आपको सब्सट्रैक्ट। थोड़ा सा लॉजिक सोचने की, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। और नहीं आया तो इस चीज़ को रट लेना और ये फॉर्मूला रटा लेना, क्वेश्चन आया तो कर लेना। और एडवांस होता है, इसमें उल्टा होता है, एडवांस होता है जो बिगिनिंग में, उसको तो करना है ऐड, और जो एडवांस होता है एंड में, उसको करना है सब्सट्रैक्ट। मतलब आउटस्टैंडिंग और एडवांस का उल्टा है बिल्कुल। एक याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट, जैसे आपको एक याद कर लो भाई, आउटस्टैंडिंग जो एंड में उसको ऐड करना है, तो बिगिनिंग वाले को सब्सट्रैक्ट करना है, और जो एडवांस होगा एंड का उसको सब्सट्रैक्ट करना है, और एडवांस होगा जो बिगिनिंग का उसको ऐड करना है। एक याद कर लो, सारा याद हो जाएगा। और फॉर्मूला याद करो बस, फॉर्मूला है सब्सक्रिप्शन प्लस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये सब जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू दे रखी है, इन सबको ऐड करो, ठीक है, इन सबको ऐड करो आप। देखो ये क्या है, एंड में है इस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये क्या है एंड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एंड में, ठीक है, ये आपने याद कर लिया। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ था, आपको फॉर्मूला में सेट करना है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ था वो कितना था, 70,000। जो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, वो कितना है आपका, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में 21 में 16,000 है, 16,000। और आउटस्टैंडिंग एंड में कितना है, जब ये बिगिनिंग में है तो एंड में आपके ये दे रखा, आउटस्टैंडिंग एंड में 18,000। बस कुछ नहीं, इन चीज़ों को फॉलो करना है, बाद में एक जगह लिख लो कहीं 18,000। दूसरी चीज़ एडवांस की बात करते हैं। एडवांस जो आपका बिगिनिंग में है वो दे रखा है 12,000, और जो एंड में है वो कितना दे रखा है, 11,000। बस अब कुछ नहीं करना, इनको एडजस्ट करना है। तो सब्सक्रिप्शन था 70,000 प्लस ये 16,000, एक चीज़ प्लस करनी है तो दूसरी माइनस कर देंगे, 18,000। अब उल्टा कर देंगे वापस, 12,000 प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे 11,000। तो टोटल कितना हुआ, यहाँ से इसका नेट निकालोगे तो ये -2 आ जाएगा, और यहाँ से इसका +1 आ जाएगा, मतलब -1 ओवरऑल नेट। तो 70,000 में से 1,000 घटाओगे तो 69,000 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया, समझ आया आपको? मैंने भाई ऐसे किया इसको सॉल्व कि इनको, अरे यार मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैं इसका नेट निकाल रहा हूँ पहले, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। इन दोनों का नेट निकालूंगा तो ये 12,000 बढ़ा है 11,000 से, तो इसका +1 आ जाएगा, और इन दोनों का -1 आ जाएगा, जो कि 70,000 में से घट जाएगा और 69,000 आ जाएगा। ऐसे किया है मैंने इसको। तो आपका आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 69,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझाना था मुझे, इसलिए मैंने ये सवाल करवाया। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वापस बता देता हूँ कि अमाउंट पेड बाय मेंबर्स ऑफ ए क्लब, सोसाइटी और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन मेंबरशिप। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, अगर इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें सब्सक्रिप्शन का, तो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है, कैश रिसीव्ड होता है, एक्चुअल बेसिस होता है इसका। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम फॉर द ईयर एक्चुअल बेसिस पे होती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों को आपको इस तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था। बस आपको इनको कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, इस चीज़ को आप लिख लो एक जगह, कहीं सवाल आए तो उसको, या तो डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि भाई आउटस्टैंडिंग होता है जो एंड में सब्सक्रिप्शन वाले केस में, उसका क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
एक सेकंड, ये बेसिकली ये सवाल आपका ऑडिटिंग से है ये सवाल, तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये डल गया तो इसको कर ही लेते हैं एक बार। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज़ टू बी मेड बाय एन ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। इसका आंसर सीधा एक ऐसे लिखा हुआ ये 1 करोड़ रुपए। मैंने यहाँ मुझे पता था कुछ चीज़ें इसके बारे में बतानी थी। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंपनीज एक्ट होता है एक, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है 143(12), इस पे बेस होता है। तो ये कहता है, तो इस सेक्शन में क्लियरली ये लिखा गया कि अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान कोई फ्रॉड मिलता है तो उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है फ्रॉड के अमाउंट पे। कि भाई अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ, अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का तो डायरेक्टली 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का तो डायरेक्टली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो उस केस में रिपोर्ट ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजना होता है उसको। इतना था इसमें, और कुछ खास बात है नहीं इसमें। जैसे रिपोर्टिंग प्रोसेस की बात करो तो ऑडिटर डिटेक्ट करता है या सस्पेक्ट करता है फ्रॉड को, तो ऑडिटर बोर्ड को या ऑडिट को कमेटी को राइटिंग में देता है विदिन 2 डेज। तो और कंपनी को 45 डेज़ के अंदर उसका रिप्लाई करना होता है जहाँ पे उसने ऑडिट किया है। आफ्टर 45 डेज ऑडिटर सेंड्स हिज फाइनल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद 15 डेज। टोटल कितना हो गया 60 डेज, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है। और तो कुछ ऐसा है नहीं कि जैसे इसमें पेनल्टी वगैरह की है, तो पेनल्टी ये 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक जा सकती है अलग अलग केस में, तो कुछ खास है नहीं। वैसे बस ये बताना था, अगर कहीं आ जाए वापस क्वेश्चन कि आपके पास जैसे 1 करोड़ अबव पूछा है तो 1 करोड़ से कम का पूछ ले तो किसको करना है, 1 करोड़ से कम का पूछ ले तो लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो कहाँ करना है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में। 1 करोड़ से कम का है तो कहाँ करना है, ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरनल रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, अच्छे से आपने इन चीज़ों को रिवाइज किया होगा। और अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा जाके एक बार वीडियो 2x पे चला के देखो, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो कहाँ से। इसकी भी जो PDF है मैं टेलीग्राम में यहाँ डाल दूँगा। टेलीग्राम अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक उसका, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो, या फिर @ सर्च कर IAS वर्ल्ड ऑफिशियल UPSC, ये सब विदाउट स्पेस है, यहाँ जाके आप सर्च कर लेना। यहाँ टेलीग्राम में आपको अकाउंटिंग की MCQ प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी, कुछ चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है और बाइलिंगुअल है, हिंदी में अलग डली हुई है और इंग्लिश में अलग डली हुई है। ढूंढेंगे कैसे, टेलीग्राम में जाना, वहाँ जब ये चैनल खुल जाएगा हमारा तो वहाँ एक सर्च का ऑप्शन होता है, टेलीग्राम में ढूंढना, थोड़ा हाथ पैर मारना, सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप सिर्फ अकाउंटिंग लिख देना, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपका PDF डले होंगे सब आपके सामने आ जाएंगे। या फिर प्रोफाइल में जाना टेलीग्राम चैनल की में, वहाँ पे एक फाइल्स करके सेक्शन बना होता है, फाइल्स में जाके थोड़ा सा मेहनत करना और ढूंढ लेना और MCQ प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका काम अकाउंटिंग का हो जाएगा। और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, और एज भी आपको यहीं से मिलेगा। ये नहीं कि GS की बदौलत आप सिलेक्शन हो जाएगा, GS तो सबका सही होना है, तुम्हारा एक बार के लिए गलत हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं जिनका GS गलत नहीं होगा। तो एफर्ट वहाँ मारना है जहाँ वो एफर्ट ना मार रहे हो, जैसे अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, लेबर लॉज हो गए, तो इन सब की मैंने कंप्लीट करवा दी है। और थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, और लेक्चर्स
क्योंकि सुबह थोड़ा भी वर्कलोड ऑफिस में ज़्यादा चल रहा है, कुछ केसेस बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे अभी भी आप टाइम देख लो, यहाँ टाइम आपको दिख रहा होगा, यहाँ टाइम दिख रहा होगा, यहाँ 12:30 बज चुके हैं। अब मैं 1-2-3 बजे तक सोऊंगा और सुबह वही 2-3 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ आजकल। तो कोशिश करिए, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आप लग जाओगे उसके बाद सब सही हो जाएगा। हो सकता है कुछ के लिए सही हो जाए, कुछ के लिए बहुत ख़राब हो जाए। जय हिंद भाई, थैंक यू सो मच।